कि आपने कब टच किया है ब्रेन को? ऑब्वियसली किया है, आप बोल ठीक है, के। हाँ। हाउ डज इट फील? लाइफ सेविंग। हाँ हाँ। प्रेशर को पहले भी जान बचाना है। नाना पाटेकर का आपने सुना होगा, एक मूवी थी क्रांति करके, तो उसमें जब वो परेश रावल से मारता है पीछे तो बोलता है सोता मगज होता है, मारना नहीं, इसी गले तो मार सकता है। तो 20 और 30 में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी उसका लिपिड बढ़ जाए या डायबिटीज की वजह से या वो प्लान इतना बढ़ा दे। ब्रेन वो मौका नहीं देता है। हमारे अपने ही थे, थोड़ा रिलेटिव्स के पेशेंट आई थी, बंगाली के लोग। तो उस समय तुम पर सोना एक गाना काफी फेमस हुआ। बंगाली हाँ, बंगाली गाना। तो माँ कुछ 60-65 की थी उस समय। तो वो वाला स्लो हो जाने के बाद उनका जो कंडीशन से ग्लूकास बोलते हैं, और तो जब वो बोलना शुरू कर देते तो उनको समझ में आता नहीं था, बस वो बोलते रहते थे, बीच में कोई भी वर्ड डाल दो, किसी जहाँ से मन कर रहा वहाँ ट्रांसफर या जी। याद है वो रिकवर हो जाता है। ठीक हो जाता हाँ, तो रिकवरी प्रोसेस में है। जैसे मैं अभी स्ट्रोक पे जाना नहीं चाहता हूँ फिर से। बाई चांस अगर पैरालिसिस हो जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है कुछ महीनों के बाद। फिर उसका एहसास फिर से अंधेरा सके। तो ये क्या था, ये था कि बॉडी बता रही है आपको कि एक बार क्लॉट आके चला गया है, अगर वो दूसरी तरफ ब्रेन की तरफ गया तो आपका फिर से कंसिस, तो आप अलर्ट हो जाओ और जाके डॉक्टर को दिखा देना। क्योंकि अगर आपने सोचा कि आया और गया, अच्छा कुछ ऐसे ही होगा, तो वो कुछ ही दिन में आपको पूरा स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है। Hi, how are you feeling today? Inside this setup, we are pretty cold, but outside it's pretty hot and it's burning, just like people's pockets and their heart, because of all the diseases and disorders that we are facing these days. But thanks to Dr. Rajan Singh, neurosurgeon, and more people like him who help us deal with this a little better. And so, thank you, sir, and welcome. Thank you, Tripti, for calling me here. So, थोड़ा लेट हो गया मैं आज, पता है मैंने को सर्दी का कैसा शुरू हो रहा है जी। इनफैक्ट सर सुबह से हॉस्पिटल में थे, जस्ट यू टुक आउट द टाइम टू मीट अस टुडे हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग अस सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। हाँ, थैंक यू। इज दैट व्हाई आपने न्यूरोसाइंस चूज किया कि आपका दिमाग हर चीज में लगा रहे, इनफैक्ट आप लोगों के दिमाग से भी खेलते रहे एट द सेम टाइम? ना ना, दिमाग में खेलना नहीं होता है कुछ। न्यूरोसाइंस being as a medical student, तो एमबीबीएस के बाद भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जो लोग करना होता है। जब सर्जरी चूज किया था तो ऐसे लगा कि प्लास्टिक सर्जरी लूंगा। प्लास्टिक सर्जरी में क्योंकि बिकॉज आई वाज वन ऑफ द आर्टिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे लगा राइनोप्लास्टी करेंगे या वो फेस लिफ्ट का हो, ये सब अलग अलग जो कॉस्मेटिक्स होते हैं कुछ अलग करेंगे प्लास्टिक सर्जरी में। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, एक्चुअली एमबीबीएस ग्रेजुएशन और जो सर्जिकल पार्ट होता है स्पेशलाइजेशन, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया तो फिर आज मेरा इंटरेस्ट तो प्लास्टिक सर्जरी का ही था। छोटे प्लास्टिक सर्जरी इज सुपर स्पेशलाइजेशन। So you switch the plastic surgery से you're completely at the other end. नहीं, सर्जरी ना प्रॉब्लम है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का इन मेडिकल फील्ड अच्छा है काफी। एमबीबीएस के बाद जो जनरल सर्जरी का कोर्स हम लोग करते हैं एज ए पीजी, तो उसमें हमको हर एक फील्ड में ट्राई करने की मिल जाता है। ये कोई भी सुपर स्पेशलिटी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ये सारी चीजें हम, और या न्यूरो सर्जरी, हम सारे के सारे चीजें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आके एक बार कहीं ना कहीं वो अपना पोस्टिंग करने तो उनमें हमें ट्राई करने को मिल जाता है। तो उस समय मुझे समझ में आया कि प्लास्टिक सर्जरी इट्स नॉट माय चॉइस या नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। तो फर्स्ट टाइम देन आई वाज कंफ्यूज कि एक्चुअली आई वांटेड टू डू सुपर स्पेशलिटी। मैं पीजी के बाद मुझे करना था आगे का कोर्स। फिर मैंने हर फील्ड में ट्राई किया। यूरो सर्जरी में कई सारे किडनी ट्रांसप्लांट जब होते थे तो उसमें वॉश भी होता था, और नॉर्मल गैस्ट्रो सर्जरी होते थे। इस साइड ऑन्को सर्जरी भी मैंने ट्राई किया कई बार, फीमर्स निकालना। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब मुझे सही नहीं लग रहा या मुझे ये सब नहीं करना है इसे। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्रेन देखा, फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्रेन असिस्ट किया, फिर मुझे वो ऑटोमेटिक वो फीलिंग आई कि ये वो चीज है जिसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ, या जिसे मुझे जानना है और जानना है। फिर अभी सुनी है अभी। और फिर मैं उसके बाद मैं अपने सर के पास गया था,
फिर जो मेरे न्यूरो सर्जरी के सर थे, सर से मैंने बोला कि सर आई रियली वांट टू डू न्यूरो सर्जरी एंड आई थॉट दैट आई वांट टू डू न्यूरो सर्जरी ओनली। फिर सर ने मुझे एक बात बोली थी कि राजन एक्चुअली न्यूरो सर्जरी एक इल्यूशन है। फर्स्ट टाइम जो भी कभी ब्रेन को देखता है, क्योंकि किसी ने कभी देखा नहीं रहता, सारे पोस्टिंग कर देते हैं लेकिन सर यहाँ पे कभी क्वेश्चन है कि ब्रेन मतलब हैव यू एवर टच्ड द ब्रेन? आई एम अ न्यूरो सर्जन, आई एम वही ऑलवेज वही वही ऑपरेटिंग। टेक मी एज अ फिफ्थ स्टैंडर्ड का एक लड़की who has a lot of questions, बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है। वही वही चीज है कि आपने कब टच किया है ब्रेन को? ऑब्वियसली किया है, आप बोल रहे हाँ, हैं। हाउ डज इट फील? brain is like a jelly type of structure ओके actually. It has to be in a closed space, which is the skull. और बहुत छोटे से जगह में उसको बहुत सारा एरिया कवर करना होता है। तो अपने आप को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में ऐसे फोल्डिंग करके इसे डायरेक्ट टाइप बोलते हैं। उस तरीके से लास्ट सरफेस एरिया पर छोटे कॉम्पैक्ट एरिया में वो अपने आप को बैठा देता है। तो ब्रेन कुछ ऐसा है कि अगर मैं ब्रेन देखूं और पूरी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर देखूं, तो उस छोटे से जगह ने पूरी बॉडी को कंट्रोल किया है। ब्रेन को स्टडी करना है तो आई कैन से ब्रेन आपको बता सकता है कि कौन से जगह पे कौन सा एरिया ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऑपरेशन करते जाते हैं, जहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ है या जहाँ पर कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सिमिलर जगह ही ब्रेन अफेक्ट कर लेता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पेशेंट को देख के ही बोल सकते हैं कि हाँ इसका इस एरिया में इसी जगह पे। सर ये तो काफी हमारे लिए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सुनाई दे रहा है एकदम। मतलब एक क्या बोलते हैं न्यूरॉन अगर इधर उधर हो गया तो मे बी ऑपरेशन ऑफ द बॉडी विल बी हिंडर्ड। ना एक्चुअली पेशेंट का जो डिमांड है, मान लो जैसे अगर पेशेंट को डिमांड है, हाँ, अब पेशेंट का प्रायोरिटी क्या है कि लाइफ सेविंग। पेशेंट को पहले भी जान बचाना है, उसके बाद अगर जान बच गई तो उसके बाद उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हेल्दी रहो, अच्छा लाइफ स्टाइल। ना, फिर जितना भी वो अपने हाथों से कर सकता है काम, वो काम कर सके और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ना हो। राइट। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हाथ उठाना, कब उठाना, पैरों पे चलना, ये सारा काम एक मोटर एक्टिविटी में आता है। मतलब जो भी मूवमेंट वाइज है वो इम्पोर्टेंट है उस पेशेंट के लिए, कि सेंसेशन कि उसको फील करना है कि टेबल कैसा लग रहा है, उसको फील करना है ये कोल्ड है या हॉट है। इन दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है? काम करना। काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वी एज ए न्यूरो सर्जन ट्राई कि कोई डिफेक्ट ना हो उसको, हम उस एरिया में जाकर उससे ऑपरेट करना पसंद करेंगे जहाँ से उसका डेली एक्टिविटी हैम्पर ना हो। बाकी कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट आ सकता है, चलेगा। तो अगर उसका सेंसेशन लॉस हो रहा है तो समटाइम्स वी एक्सेप्ट दैट ओवर मोटर एक्टिविटी लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब सोच के हम पेशेंट के अंदर एंटर करते हैं, और पेशेंट कौन सा ऑक्यूपेशन में है, उसका क्या प्रायोरिटी, वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, वो हाथ से काम करता है या वो टेलर है या पैर से, वो सब कुछ दिमाग में रख के हमें सोचना होता है कि पेशेंट का कौन सा फंक्शन हमें बचाना तो है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे आपको चूज करना पड़ा या तो स्मेल और वो सब एक्टिवेट रहे या फिर मोटर? ऑलवेज ऑलवेज मोटर मूवमेंट हमारा प्रायोरिटी होता है कभी भी, लेकिन ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर एक्शन को कवर करते हैं। जैसे ब्रेन में अलग अलग लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब हो गया, ओसिपिटल हो गया, टेम्पोरल, कई तरह के लोब्स हैं। हर लोब्स का अपना एक फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन कहीं और होता है, लैंग्वेज का फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो जिस हिसाब से हमको जो प्रायोरिटी मिलता है उस हिसाब से हमें करना है। अगर फ्रंटल लोब में कोई चीज है आगे वाले पोर्शन में, उसमें सिर्फ लॉजिकल एरिया है, पेशेंट का इमोशनल आइडेंटिटी चाहते हैं और वो अपना डिसीजन मेकिंग करता है। वो हाई ब्रेन और लो ब्रेन। हाई ब्रेन और लो ब्रेन नहीं, मतलब ऊपर ही ब्रेन में, मतलब जो हाई ब्रेन है उसको सुपर टेम्पोरल बोलते हैं, ओके। और एक हाइंड ब्रेन बोलते हैं जो पेन के नीचे रहता है। हाँ। उसको पार्टीशन है वहाँ पर। What I know of is कि high brain low brain होता है। High brain is responsible for logical thinking and low brain is like instantaneous जो आप action ले लेते हो, reaction ले लेते हो। I may be correct. हाँ, I may be wrong, sir. नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही हाई ब्रेन में भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। वो हायर इंटेलेक्चुअल थिंग है हाँ। और ऐसी वो इस तरीके से, तो उन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ब्रेन के अगर मैं चार पार्ट में अपर ब्रेन को सिर्फ डिवाइड कर दूं, जैसे नाना पाटेकर का आपने सुना होगा,
एक मूवी थी क्रांति करके, तो उसमें जब वो परेश रावल से मारता है पीछे तो बोलता है सोते मगज होता है मारना नहीं इसी गले तो मार सकता है। तो वो एरिया को हैंड ब्रेन बोलते हैं या ब्रेन स्टेक बोलते हैं, या पीछे एक छोटा और सेरेब्रम करके होता है जो कंट्रोल करता है जैसे अचानक तो उसको लाना पड़ेगा तो झूठ नहीं बोल रहा था। उसका मतलब ये था कि अगर ब्रेन स्टेक में ज्यादा जोर से लग गया तो वहां पर छोटे एरिया में पूरे ब्रेन की फंक्शन नीचे बॉडी को कंट्रोल करेगी, वहां इंजरी हुआ तो प्रेशर का पूरा फंक्शन चला जाता है। ब्रेन स्टेम यानी वो मेडुला। हाँ, वहाँ पर मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला करके वहां से डायरेक्ट क्या, अब मान लीजिए ये ब्रेन है हमारा, हाँ, ओके। ये वाला। अब ये यहाँ तक हमारा ब्रेन था और यहाँ पर हमारा ब्रेन स्टेम आया, ब्रेन स्टेम जहाँ खत्म होता है इसके नीचे ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। और ये जो नर्व्स दिख रहे हैं आपको येलो येलो, यही नर्व्स बाहर निकल के हमारे हाथ पैर बॉडी और इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। बट यहाँ पर है तो एक बड़ा जगह हेड का नेक में जाके छोटा पाइप बन जाता है और वो पाइप पूरा हमारे नीचे तक जाता है जहाँ से सारे नर्व्स और डिस्ट्रीब्यूशन निकलते हैं और हमारे हार्ट दर्द को कंट्रोल करते हैं। तो सोचिए अगर नेक पे कोई चोट लग गया और वो पूरे बॉडी को अगर कंट्रोल कर रहा है ऊपर से जो आ रहा है तो सारी की सारी बॉडी डिसेबल हो जाता है। Okay. So, sir, I would like to segue into clarifying some common misconceptions these days, which is मैं इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि स्ट्रोक इज लाइक द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज nowadays which people are facing, which is the cause of death these days, very very common cause. So since you operate like you function in West Bengal and neighboring areas, तो इधर का क्या सिचुएशन है, मतलब हाउ मेनी स्ट्रोक केसेस डू यू डील विद, इज इट वेरी ऑफन और कम है कि क्या? ना, as it is said कि most common या second most common या common सारी a particular age group में जो है। तो अगर लाइफस्टाइल को देखना है, अगर आज के लाइफस्टाइल को देखना है तो ऑनवर्ड लाइफस्टाइल में हम वैसे जी रहे हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और विच विल लीड टू हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ये सब। बहुत कम लोग होंगे जो हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा रिस्क फैक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए 50 और 60 तक पहुंचते ही स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट लगभग 10% ऑफ द पॉपुलेशन में ऑटोमेटिक आ ही जाता है हम तक। तो यस, इट इज द मोस्ट कॉमन। तो एज रेंज मतलब आप जो बोले 50 to 60 है, तो आर यंगर पीपल नॉट अफेक्टेड बाय इट? नहीं, यंगर पीपल अफेक्टेड बाय मोस्टली जो ओल्ड एज है उनका जो रिस्क फैक्टर साथ में एसोसिएटेड होता है, तो रिस्क फैक्टर साथ में उनके जा रहे हैं इसीलिए वो सब के सब इसके प्रोन है यहाँ पर, क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर साथ में है। लेकिन अगर वो यंगर एज ग्रुप में जाता है, मान लो कि अगर जैसे ये हमारा कैरोटिड है जो वो ब्रेन का पूरा ब्लड सप्लाई करता है, कैरोटिड में जो डिपोजिट्स होते हैं कैल्सिफिकेशन लिक्विड ये सब तो 20 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। ओके। उसको पूरा या मैक्सिमम 50% तक भी जाने के लिए उसको कम से कम 30-40 साल चाहिए। तो 20 और 30 में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी उसका लिपिड बढ़ जाए या डायबिटीज की वजह से या वो प्लान इतना बढ़ा दे। तो हमको अदर रीजंस ढूंढने होते हैं उसमें। क्या मैं स्ट्रोक आपको बताता हूँ क्या है। जी। स्ट्रोक देखिए क्या है कि स्ट्रोक को हम, मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों को पता है कि स्ट्रोक क्या होता है। बहुत लोग स्ट्रोक को हार्ट अटैक से जोड़ के देखते हैं यहाँ पर, लेकिन स्ट्रोक अगर मैं उसको प्रॉपर डिफाइन करूँ तो स्ट्रोक परमानेंट न्यूरोनल डैमेज होता है ब्रेन का, जिसे हम लोग इन्फंक्शन बोलते हैं, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। यहाँ पर दो तरीके का जो कॉमनली एनकाउंटर्ड है, सबसे कॉमन तो यह है कि ब्लड सप्लाई हो जाता है ब्रेन में, और ब्रेन ऐसा सेंसिटिव है कि अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले तो 1 मिनट के अंदर वहां पर न्यूरोनल सेल्स डेथ होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, ये स्ट्रोक भी दो टाइप के होते हैं? हाँ, स्ट्रोक वही स्ट्रोक दो टाइप का होगा, मतलब एक तो जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, धीरे धीरे वहां पर वास्कुलर डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, डैमेज होते होते एक बार क्या होता है अचानक वहां पर ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाता है ब्रेन का। और अगर हाँ, और ब्रेन का ब्लड सप्लाई अगर रुक जाता है, एक पर्टिकुलर हमको अमाउंट चाहिए ब्लड को वो ब्रेन को सप्लाई करने के लिए, मान लो जैसे 45 to 60 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन, मिलीग्राम ऑफ ब्रेन। अगर उससे कम हो जाता है, जब 20 से कम आ गया तो वहां पर वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा
ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड है। ब्लड। तो जब ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। तो जितने भी कॉजेज हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं वो सब स्कीमिक इन्फार्क्ट कॉज करते हैं। स्कीमिक मतलब जहाँ पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरे टाइप का जो है, स्कीमिक तो हो गया ये 80% मोस्ट कॉमन टाइप का इन्फेक्शन है। दूसरा 20% का जो इन्फेक्शन है वो होता है हेमोरेजिक टाइप का, जिसमें इतना प्रेशर बढ़ जा रहा है ब्लड वेसल्स में कि वहां से ब्लीड हो जा रहा है। धीरे धीरे ब्लड वेसल डैमेज होते होते एक बल्जिंग टाइप का हो जाता है या रप्चरिंग होने लगता है। जिस समय ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया ऊपर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हेमोरेजिक। पर डेडलीस्ट टाइप का जो होता है स्ट्रोक, वो यही होता है हेमोरेजिक टाइप का। और इसीलिए बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि पहले 3 घंटे में जो भी हेमोटोमा इंक्रीज हो रहा है, हेमोटोमा मतलब जो ब्लीड हो रहा है अंदर, जो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा वो पहले 3 घंटे में हो जाता है। अगर पहले 3 घंटे में अगर इंक्रीज कर रहा है, जितना भी ब्लड इंक्रीज होगा ब्रेन के अंदर उतना ही ज्यादा उसका ब्रेन में प्रेशर आएगा, क्योंकि ब्रेन के पास कोई बाहर जाने का स्पेस नहीं, कोई इलास्टिसिटी नहीं है, स्कल के अंदर ही है। और जब ब्रेन अगर दब जाता है तो ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है अपने अंदर। तो ब्रेन से जिस समय दब गया उस टाइम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ जो कंट्रोल करता है वो सब रोकते पेशेंट कोमा या हर्निएशन में चला जाता तो है। हम जो सुनते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल लेना चाहिए था, जल्दी करना चाहिए था, जो गोल्डन आवर आप बोल रहे हैं, इज इट दैट 3 आवर्स जो आप बोला, इट जो इज आपने बोला? एक्चुअली ना, मैंने ये 3 घंटे को मैंने इसलिए कोरिलेट किया कि लोगों को समझ में आए कि ये 3 घंटे का मैंने नाम क्यों लिया यहाँ पर। इसलिए समझ में आया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो अगर कभी ऑपरेटिव प्रोसीजर लगा किसी को ऑपरेशन करके, अगर हमें वो ब्रेन को रिलैक्स भी करना हुआ, तो ये पहले 3 घंटे का ही सारा खेल है। क्योंकि 33 या 40% ऑफ द जो हेमरेज होगा, इंक्रीज इन द हेमरेज, वो इसी 3 घंटे में होगा। अगर पेशेंट जल्दी पहुंचता है तो हम ब्रेन को जल्दी रिलैक्स कर पाएंगे और पेशेंट को बचाने में थोड़ा मदद मिलेगा। अब एक बात को समझो कि जैसे मान लो कि अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, 1 मिनट में कम से कम 20 या 2 मिलियंस तक न्यूरॉन्स का डैमेज होता है। 2 मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स के डैमेज होते हैं। तो अगर पेशेंट जितना जल्दी अगर हॉस्पिटल में आता है, कुछ कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं हमारे पास जिसे थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, या आईवी इंजेक्शन दे देते हैं हम लोग। तो आइडियली तो लोग बोलते हैं कि हाँ, डोर टू नीडल का जो भी टाइमिंग होना चाहिए वो कुछ 1 घंटे का होना चाहिए। हाँ, फिर भी लेकिन हम लोग 3 से 3.5 घंटे से 4.5 घंटे के बीच में एक टाइमिंग मान के चलते हैं कि अगर पेशेंट को वो इंजेक्शन दे दिया जाए, या जो भी उसका क्लॉट बैठा होगा उसके ब्रेन में, वो वहां से फ्लश आउट हो जाएगा और उसका फिर से ब्लड सप्लाई जाएगा, तो जो भी न्यूरॉन्स बचे होंगे उस समय तक वो फिर से अपना रिगेन कर सकते हैं, और फिर उनका फंक्शन 1 आध महीने या 2 महीने में अच्छे से फंक्शनिंग करने लगेगा। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि पेशेंट अगर 1 घंटे के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर आया है और उसका एक साइड का पूरा पैरालिसिस है, जैसे बात नहीं कर पा रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहा है, पैर नहीं उठा रहा है, और हमने जैसे उसको इंजेक्शन दिया है विद इन हाफ एन आवर पेशेंट का सब कुछ उठने लगा, उसका हाथ भी, वो बात भी करने लगा, विथ सम रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस हैं, तो ब्लीडिंग और ये सब का रिस्क फैक्टर भी देखना होता है हमको। तो आपने जो ये बोला ये सिम्टम्स है ना, कि एक साइड पैरालाइज हो गया, थोड़ा हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, मोस्ट स्पीच। कॉमनली हाँ हाँ। मोस्ट कॉमनली अगर ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे सुबह उठा है या नहाने गया है या कहीं एक्सरसाइज करके आ रहा है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि अचानक में ब्लड कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाते हैं। उस समय मोस्टली स्ट्रोक हो जाता है, स्कीमिक टाइप का, जिसमें ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो जैसे ही अगर वो ब्लड सप्लाई रुकता है, तो कई सारे केसेस में मोस्ट कॉमन जगह वहां पर होता है जो हमारे मोटर फंक्शन को सप्लाई करता है। तो उस अचानक में पेशेंट बोलेगा कि उसका बात करने का तरीका चेंज हो गया है, या हाथ में ताकत नहीं आ रहा है, या पैर लूज हो गया, और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। वही मतलब, अगर सपोज किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही सिम्टम्स देख लिए हमने, तो इंस्टेंटली इनको हॉस्पिटल लेके जाएं, तो वो हम कैसे डिटेक्ट करें एज अ लेमैन? देखो, नॉर्मली क्या है कि सब पेशेंट में तो पैरालिसिस और ये स्पीच प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ केसेस में इसे छोड़कर भी बाकी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर स्ट्रोक हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए स्ट्रोक को खुद
जो मैं बोलने वाला हूँ उस पे सिर्फ रूल आउट ना किया जाए, हाँ। ओके। लेकिन मैक्सिमम जितने कॉजेज होते हैं, मतलब जो सिम्टम्स होते हैं मैक्सिमम पेशेंट में, वो यहीं पर है। अचानक में पेशेंट बात करना, मतलब या वो ठीक से उसका आवाज नहीं आएगा, एक ये हो गया। या उसका दायां हाथ या दायां पैर जो भी कुछ होगा उसका एक साइड पे होगा। अगर मैं सिर्फ ब्रेन की बात करूं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसका इस साइड का मुंह काम नहीं करता और इस साइड का हाथ पैर काम नहीं करता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन का टॉपिक है। जो हम एग्जामिन करते हैं, पता लगाते हैं कि किस जगह पे उनको हो सकता है स्ट्रोक। ओके। लेकिन मोस्टली उनका एक साइड का पूरा पैरालिसिस हो जाएगा पेशेंट का, और वो तुरंत होगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हो रहा है या वो बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही तुरंत होगा। पेशेंट को खुद ही पता चलेगा और धीरे धीरे करके वो डेंसिटी उसका वीकनेस का बढ़ते जाएगा। तो जैसे फेशियल वीकनेस हो गया, स्पीच में प्रॉब्लम हो गई, आर्म वीकनेस या लिम्ब वीकनेस हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रोक का। वही जो हम सुनते हैं फास्ट। फास्ट, यस, फास्ट, हाँ, इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट। रिमेम्बर द थिंग्स। अगर किया तो एफ से फेशियल फेस वीकनेस, ग्रुपिंग, आर्म ए से वीकनेस, आर्म वीकनेस, एस से स्पीच स्लर्ड स्पीच। एबनॉर्मेलिटी, और टी से टाइम। टाइम को इसके साथ जोड़ दिया है जिससे हमको इम्पोर्टेंस का पता रहे कि यस, कि इससे जान जा सकती है। और अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन किया तो हो सकता है कि पेशेंट के फंक्शन, जो भी वीकनेस हुआ हो, वो फंक्शन को फिर से रिगेन किया जा सके। राइट। क्योंकि न्यूरॉन और कार्डियक में या हार्ट में बहुत फर्क है। हार्ट, एक बार अगर मान लो कि हार्ट अटैक आ गया, आप हार्ट के सर्वाइवल हो हार्ट अटैक के, तो आप क्या करोगे? 20-20 साल तक आप दवा खाते रहोगे और सबको बोलते रहोगे हाँ हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, सिंपैथी गेन, या आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे। ब्रेन वो मौका नहीं देता है। जी। स्ट्रोक आपको जो भी कुछ बोलता है कि जितना साल आपको मिला है आप उसमें उसको मॉडिफाई कर लो, क्योंकि एक बार अगर मैंने स्ट्राइक किया तो फिर आप लाइफ टाइम कभी हाथ पैर उठा नहीं पाओगे। इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इसको हार्ट की तरह ना देखा जाए। यहाँ पर ये मौका नहीं देगा दोबारा। तो ब्रेन पूरा अनफॉरगिविंग है, हार्ट थोड़ा नरम है, हार्ट थोड़ा थोड़ा नरम, दया हाँ दया बोल रखता सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन डेडली दोनों है तो दोनों को लाइटली नहीं लेना है। चाहिए। जी बस जी। ये है कि न्यूरॉन्स का एक बार अगर स्ट्रोक आया और आपका डेंस वीकनेस अगर आया, तो शायद ही आप कभी काम कर पाओगे और सिर्फ घर वालों पे बोझ बन के रह जाओगे। और कभी कभार घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कोई 1 साल 2 साल करेगा, लाइफ टाइम नहीं करता है कोई। बहुत मैक्सिमम पेशेंट को देखा है कि वो इग्नोरेंट हो जाते हैं, एबंडेंट हो जाते हैं। जी। तो जो सर आपने बोला हेमोरेजिक स्ट्रोक, उसमें बोला आपने कि ब्लड वेसल फट जाता है, तो हाँ, मैं आपको एक कॉज बताता हम्म। हूँ। देखो, कार्डियक का कॉज हो, चाहे ब्रेन का कॉज हो, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, कॉज दोनों का सेम है। हाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्कोहल और सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, स्मोकिंग। तो मतलब ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर आप बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन, क्या वही लोग ज्यादा प्रोन है टुवर्ड्स स्ट्रोक? इसमें 2 टाइप का है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, एक स्टडी के हिसाब से, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ऑड्स रेशियो बोलते हैं, ओके। तो आप ही मुझे बताना अभी। हाँ, डायबिटीज का मैं बोल दूं 12 है, 12%। ब्लड प्रेशर का 6% है, स्मोकिंग का 3% है, और अल्कोहल का मगर मैं बोल रहा हूँ 16% है। तो किसका स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ज्यादा है इसमें? डायबिटीज का 12, अल्कोहल का 16, सिगरेट का 3%, 3%। ब्लड प्रेशर का 6%। अल्कोहल। अल्कोहल है ना, दो दोनों का है। एक को हेमोरेजिक भी वो कॉज करेगा, दूसरा स्कीमिक। स्कीमिक मतलब जिसमें ब्लड पहुंचता ही क्लॉटिंग, नहीं हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, दोनों का लेकिन पैटर्न अलग है। अल्कोहल में क्या है, स्कीमिक स्ट्रोक में जिसमें ब्लड सप्लाई चला जाता है, उसमें लॉन्ग टर्म अगर आप हैवी ड्रिंकर हो, लॉन्ग टर्म, तो उसका ज्यादा चांसेस है कि आपको स्किमिक स्ट्रोक हो सकता है। जी। हेमोराजिक वाले जितने भी आते हैं, हेमोराजिक में क्या है कि अगर आपने पिछले 24 घंटे में या पिछले एक हफ्ते में या आप दिन में 3-3 बार एक हैवी ड्रिंक कर रहे हो, उसका एसोसिएशन बहुत अक्यूट है। मतलब कम देर में अगर आपको हेमोराजिक हुआ है, वो ड्यू टू हैवी ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है। ये एक एसोसिएशन मानते हैं कि हाँ, अगर आपने बहुत हैवी ड्रिंकिंग किया है तो आपको हेमोराजिक के कॉजेस बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और अगर आप क्रॉनिक ड्रिंकर हो तो आपका स्कीमिक के बहुत चांसेस होते हैं। ओके।
इसमें हाइपरटेंसिव का ज़्यादा रोल इस्केमिक वाले स्ट्रोक में आ जाता है, हेमोरेजिक वाले में नहीं। हेमोरेजिक जिसमें ब्लड आता हो ब्रेन में। Okay, sir. So now let's move on to know a little bit more about tumors and infections. तो उसके क्या साइंस है जो इग्नोर नहीं करने चाहिए या फिर किया नहीं जा सकता? इग्नोर वैसे किसी भी ब्रेन साइंस को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए ब्रेन साइंस होता क्या है? देखते हैं दिस वन, तो पेशेंट आते आते 1 महीने 2 महीने लगा देते हैं। एंड इवन हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम जो है वो भी मिसडाइग्नोस करके या तो पेरिफेरी से जैसे होते हैं उनको मेन स्ट्रीम तक लाने में उनको महीने 2 महीने लग जाते हैं। ब्रेन के साइंस है क्या? सिंपल चीज मैंने बोला, स्ट्रोक में वीकनेस है एक साइड का, कोई भी वीकनेस बॉडी का, चा, चाहे वो धीरे धीरे हो चाहे जल्दी जल्दी हो, या वो तुरंत अचानक में आ गया हो या हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बढ़ते जा रहा हो। ट्यूमर्स के क्या रहेगा फिर? ट्यूमर्स में देखो, साइंस मैं ट्यूमर व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी आएगा, ब्रेन इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ब्रेन, ब्लड वेसल्स और उसका फ्लूइड, ब्रेन का जिसे सीरियस बोल गया। उसके अंदर कोई भी फोर्थ थिंग आएगा वो सिम्टम्स कॉज करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रेशर कॉज होगा, ब्रेन के पास कोई जगह नहीं है बाहर जाने के लिए। तो अगर जैसे ट्यूमर आ गया या कोई इन्फेक्शन ही पकड़ लो, इन सब के रीजन अलग अलग होते हैं। या ट्यूमर के तो बहुत रीजन होते हैं, जेनेटिक्स से लेके फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल में है या एनवायरमेंटल फैक्टर या बार बार रेडिएशन हो रहे हैं पेशेंट को, तो कई फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री तक भी आती है। ऐसा इन्फेक्शन के भी अलग कॉज होते हैं, पुराना कोई ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को या उसका कोई हार्ट डिजीज है, जैसे मेनली बच्चों में होता है कि अगर कोई कार्डियक इन्फेक्शन या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, उनको बचपन से ही कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वहाँ इन्फेक्शन कॉज होकर ब्रेन में चला जाता है। तो ये सारे बहुत कॉमन रीजन हैं। इतना हो गया कि ब्रेन ट्यूमर और इन्फेक्शन कैसे कैसे हो जाते हैं। अब मान लो कि ट्यूमर छोटा सा है, अभी मैंने बोल दिया कि 2 mm का, क्या ब्रेन को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी खुश हूँ, ट्यूमर भी अंदर है, ब्रेन भी ठीक है। हाँ? जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ना स्टार्ट होगा, ब्रेन 3 चीजों से बना था, धीरे धीरे हर चीज अपने आप को शिफ्ट करना या उसको वहां पर फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे कुछ एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब उनका कंप्लायंस खत्म हो जाएगा उन 3 चीजों का, और उन्हें जब ब्रेन को लाया कि नहीं कोई 4 चीज ब्रेन के अंदर है, तो धीरे धीरे उन एरियाज में जिस एरिया पे ट्यूमर होगा, ब्रेन का हर ब्रेन का एक फंक्शन होता है, जहां पर भी ट्यूमर ग्रो करेगा और जिस एरिया पे वो प्रेशर देते रहेगा वो साइन सिम्टम्स दिखने लगेंगे। फिर भी कॉमन पब्लिक के लिए जो भी सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं वो है वीकनेस। तो अगर पेशेंट का कोई वीकनेस स्टार्टिंग में आ गया, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उसे पता ना चल रहा, लेकिन धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करना शुरू कर वीकनेस तो देगा। हर बीमारी में पूरे लोगों को दिखाई देती है, तो ना, हम कैसे डिफरेंशिएट करें? वीकनेस देखो, मोस्टली अगर सही सिम्टम देखो तो कोई बोलता है कि यहाँ पर झंझनाहट होती है या यहाँ दुखता है यहाँ दुखता है, ये सब होता है ना। लेकिन जब पेशेंट को कोई काम नहीं करना होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मोटर फंक्शन, कोई भी आएगा हमारे पास तभी जब उसका डेली वर्क हेल्पर हो रहा है और वो अपने घर के लिए कमा नहीं पा रहा है, या कुछ भी जिससे उसका डेली लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है। जैसे मैंने कप पकड़ा, उसका एक बार कप नीचे गिर गया, दोबारा उसने खाना खाने के लिए उठाया लेकिन हाथ से खाना गिर जा रहा है। उसने एक बार ऑब्जर्व किया, 2 बार करेगा, लेकिन जब वो फ्रीक्वेंट होने लगेगा उसे समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ है, तब तक अवॉइड करेगा जब तक उसे दूसरे सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे बात करने में दिक्कत आने लगेगी उससे, फिर उससे घर वाले या वो खुद आके डॉक्टर को बोलेगा कि मुझे लगातार कमजोरी हो रही है। मोस्टली पेशेंट मोटर वीकनेस देख के ही आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें समझना चाहिए कि कुछ भी हो, ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और हेडेक इज अ कॉमन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अगर कोई भी पैथोलॉजी जॉइंट में है तो हेडेक एसोसिएटेड है, मैक्सिमम केसेस में हेडेक एसोसिएटेड होता है। तो अगर कोई पैथोलॉजी के साथ आया है और हेडेक हो रहा है तो क्या वो हेडेक ठीक होगा?
नहीं, क्योंकि वो हेडेक फिजियोलॉजिकल नहीं है। कई सारे रीजन होते हैं हेडेक के, लेकिन अगर कोई चीज कंटिन्यूअस ब्रेन में है, फॉरेन बॉडी, और वो चीज बढ़ती जा रही है, तो हेडेक भी बढ़ता जाएगा। और पेशेंट खुद आके बोलेगा कि कितना भी दवा कर लो, किसी के पास भी चले जाओ, वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, हेडेक दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो उससे आगे स्कैन करवाना होगा, जिससे उसे रीजन ढूंढना होगा कि हेडेक क्यों है, क्या अंदर कोई एनाटॉमिकल चीज है। और अगर ये कोई लोग जो गूगल करके खुद से हेडेक है तो ये ले लेते हैं, वो लिखते हैं, इट्स नॉट राइट गाइस। यू शुड ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर, सही एडवाइस ले, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा टेस्ट लेना चाहिए, कि आप कौन सा डिजीज से गुजरने वाले हैं या फेस करने वाले हैं, सो दैट यू गेट द राइट एडवाइस एंड द राइट ट्रीटमेंट। राइट सर? इट्स कॉपीराइट। गूगल वालों की एक बात है जी जी। कि थोड़ा भी हेडेक होता है तो उनको एमआरआई करवाना ही है। ओके। हाँ, लेकिन कुछ गूगल वालों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो एमआरआई अफोर्ड कर पाए। तो इट्स बेटर कि डॉक्टर को दिखाओ, हर हेडेक में एमआरआई एमआरआई नहीं चाहिए होता है, एंड डॉक्टर कैन से प्रॉपरली वो एग्जामिनेशन करके बता देता है इनको एमआरआई चाहिए या नहीं चाहिए। सर ब्रेन के केसेस में तो स्ट्रोक स्ट्रोक अभी कॉमन है, तो अभी स्पाइन के रिलेटेड क्या कॉमनली आप देखते हैं कि ये डिजीजेस जो है, अभी स्पाइन रिलेटेड जो भी डिजीजेस है आपके लिए कॉमन हो चुके हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फ्रॉम दैट डिजीज कम टू यू? एक्चुअली पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि वो स्पाइन से है या ब्रेन से है। पेशेंट सिर्फ ये तो ये बोलेगा कि उसका पैर का अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा। कभी कभार वो बोलेगा कि रात को सोते समय मेरा पैर खींचने लगता है, इससे मुझे पता नहीं चलता है, और वो दवा से ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभार पेशेंट बोलेगा कि सर बस मेरे उंगलियों में झिंझनाहट होती है। इतने थोड़े सिम्टम्स से कोई भी बीमारी का पता नहीं लगा सकता है। एक्चुअली ब्रेन है, और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन इज अ कंटिन्यूएशन एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई भी चीज अगर यहाँ पर है, वो जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, तो वो डॉक्टर खुद एग्जामिन करता है, स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करता है, और फिर उसका कौन सा इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर करवाना है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जाऊं कि मेरे पैर का अंगूठा कमजोर है, अगर मुझे टेस्ट करवाने हैं तो मैं ब्रेन से लेके पूरे स्पाइन से लेके और अंगूठे तक के सारे टेस्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि रीजन कहीं भी हो सकता है, फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड टू पेरिफेरल नर्व्स से लेकर जो मसल्स हैं हमारे या जो बोन्स हैं, वहां तक कोई भी कॉज हो सकता है। तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है, या जो नॉलेजेबल होते हैं, या जो डॉक्टर्स मतलब जो एग्जामिनेशन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि हम सब कुछ सारे इन्वेस्टिगेशन करवा पाए। दिस इज एन एरा ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आराम से सारे इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं। लेकिन उन चीजों को हमें सॉर्ट आउट करके 10 डायग्नोसिस में से हमें 2 डायग्नोसिस पे आना है, और 2 डायग्नोसिस को सिर्फ कंफर्म करने के लिए फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, हमको एग्जामिन करके वो इन्वेस्टिगेशन लिखना होता है, और फिर जो भी फर्दर डिसीजंस हो उसको हमें रीड करना पड़ता है। सर ठीक है, बहुत सीरियस बातें हो गई। आप इतने पेशेंट से डील करते हैं, कुछ वियर्ड चीजें तो आप एनकाउंटर करते होंगे कि ये क्या हो गया। देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो न्यूज कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पास वियर्डनेस का हमारे पास मौका नहीं होता है। अगर हम मस्ती करना भी चाहें पेशेंट से, तो पेशेंट वार्ड में रहते हैं, ऑपरेशन के बाद आपको मोटिवेट करने के लिए हम जो भी उसके साथ मस्ती करना चाहें, या पर्सनली जितना भी मस्ती करना चाहें उनके साथ करते हैं। बिकॉज मोटिवेशन इज अ की फैक्टर फॉर द ब्रेन पेशेंट्स या स्पाइन पेशेंट्स। दे आर ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होते हैं। हाँ, उनके रिलेटिव्स के लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं, और कई अलग अलग तरह के रिलेटिव्स होते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, नहीं तो लोग कुछ कुछ परेशान सर रहेंगे एक होंगे। इंसिडेंट, कुछ एक इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आप, सो यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, यू कुडंट कंट्रोल कि ये क्या क्या है ये। क्या है मतलब, ऐसे देखो, एंटरटेनिंग पार्ट तो नहीं है, लेकिन काफी कॉमन ये हो गया है कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, अगर पेशेंट आईसीयू में है तो लोगों का ये कॉमन कंसेप्शन है कि पेशेंट मरा हुआ है, और डॉक्टर ने इनको पैसे खाने के लिए इनको
रखा हुआ है। ये बहुत कॉमन है फॉर न्यूरो सर्जन। अगर हम ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं तो हमको ब्लीडिंग को कंट्रोल में रखना पड़ता है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ तो ब्लीड हो जाएगा और पूरा ब्रेन में फिर से ब्लड। हम पेशेंट को बेहोश करके रखते हैं ओवरनाइट या ऑपरेशन के बाद 12 घंटे तक। हमारे मतलब से यही चल रहा होता है, ये भगवान कैसे भी सुबह इसको सिलेक्शन ऑफ करे या उसको बेहोशी से बाहर लाए तो ये थोड़ा हाथ पैर या आंख को हिला दे, क्योंकि वो कॉमन कंसेप्शन बन जाएगा कि डॉक्टर साहब ने उसको मार के ही उसको 12 घंटे तक रखा है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्स पेशेंट पार्टी को दिखा दें और उसके बाद हम उनको बता भी देते हैं कि हम बेहोश करने वाले हैं और अगले दिन से सर्जन डे पर बेहोश लाएंगे। तो कॉमन पब्लिक के लिए ऐसा है कि डॉक्टर्स को इतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा दिया जाए, क्योंकि हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है इलाज करने का और उसको प्रॉपरली पेशेंट को बाहर लाने का। तो फिर वो डॉक्टर खुल के कर नहीं पाता है। सर मोस्टली लोगों का जब फैमिली वाले ऑपरेशन के बाद विजिट करते हैं पेशेंट, कभी कभी कंप्लेन लेके आ जाते हैं कि ये चेंज हो गया है, कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे केसेस आप नहीं कभी? रिलेटिव्स को तो समझाना मुश्किल है। हाँ पेशेंट के रियल रिलेटिव्स जो होते हैं जी। शायद उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो जान बचाने के लिए होता है। तो जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, जो कभी कभार हफ्ते में एक बार या 3-4 दिन में एक बार आते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन से पहले का काउंसलिंग सुना नहीं है और डॉक्टर ने कहते हैं बोला था 3-4 बार समझाया होगा डॉक्टर ने कि जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है या हो सकता है मेमोरी लॉस हो जाए। तो हर बार एक नया रिलेटिव आएंगे और डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब कैसा होगा, इसका बहुत तरीके के उनके क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब है ये आफ्टर सर्जरी बिहेवियर चेंज है? ऑलवेज 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 होता है। मैंने बोला ना कि ब्रेन सर्जरी में अगर हम किसी एक चीज को बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज जाती है। हाँ, लेकिन बस वो मेजर चीजें नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि वो पैथोलॉजी या जो वो बीमारी थी ब्रेन में वो किस जगह पे है। हाँ, तो अगर मैं आपको कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे। एक पेशेंट का अगर मैं हमारे अपने ही थे, थोड़ा रिलेटिव्स के पेशेंट आई थी बंगाली के लोग। तो उस समय टुम्पा सोना एक गाना काफी फेमस हुआ। हाँ, बंगाली गाना। तो माँ कुछ 60-65 की थी उस समय। तो उस समय माँ का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस समय ओटी के अंदर ही जब तक वो कॉन्शियस थी तो ये गाना किसने चलाया हुआ था, उन्होंने सुन लिया था और उस गाने को उन्होंने आफ्टर ऑपरेशन उन्होंने उसको 5-6 दिन तक रिपीट किया है। खुद गा रहे? हाँ, तो उसी वर्ड को आफ्टर ऑपरेशन जब सर्वाइवल के बाद उस गाने को उन्होंने 5-6 दिन तक कंटिन्यूस रिपीट किया था। तो ब्रेन का अलग अलग फंक्शन जब डैमेज होता है तो कई तरीके के सिम्टम्स आते हैं उसमें। जैसे फ्रंटल हो गया, आपने पीके मूवी देखा है, जी। आमिर खान को देखा है उसमें। उसको कुछ भी बोलो तो वो हमेशा उसके पास नया क्वेश्चन रहेगा और एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहेगा। जी। सोशल एजुकेशन है उसका, डिसएजुकेशन हो जाता है। कहाँ उसे खड़ा होना है, कहाँ पर क्या पहनना है, कहाँ पर उसे टॉयलेट करना है, कहाँ नहीं, वो सबका उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। तो ये इसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुके हैं। मूवीज का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं बताता। तो ये हो गया, जैसे फ्रंटल का हो गया। तो इसके ऊपर जैसे ये कई सारी चीजें जहाँ पर जो पैथोलॉजी ब्रेन के होते हैं, जो ऑपरेशन होता है, जो स्पीच एरिया होता है। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है ना? जी जी। हाँ, मिस्टर थे। जब वो कोई बात जो बोला करते थे उनका ग्रामर सही था, वो क्या बोलना चाहते हैं वो भी सही था, लेकिन जल्दी वो आउटपुट उनका नहीं निकलता था। काफी समय लगाते थे, वर्ड्स को सोच सोच के बोलते थे कहाँ पर। तो मुझसे बोलते थे ग्रोकास था उनको, ग्रोकास। हाँ, जो वर्ड आउटपुट का जो एरिया होता है कि सब कुछ सुन लिया अब उनको कुछ बोलना है, तो वो वाला स्लो हो जाने के बाद उनका जो कंडीशन से ग्रोकास बोलते हैं। एक होता है वर्निकीज करके, जब वर्ड परसेप्शन की बात आती है कि हमने कुछ सुना और फिर उसको समझ के हमें बोलना है, उस कंडीशन में अगर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का डैमेज हुआ है, तो पेशेंट तुम क्या बोल रहे हो वो सुनता नहीं है। बाबू भैया याद है? जी जी। और तो जब वो बोलना शुरू कर देते तो उनको समझ में आता नहीं था, बस वो बोलते रहते थे, बीच में कोई भी वर्ड डाल दो, किसी जहां से मन कर रहा है वहां
राजपाल यादव जी। याद है? ये सारे के सारे जब भी वो रोल के एक्टिंग्स में वो चीज दिखती है, वो बस वही बोलना है, कोई भी वर्ड कोई भी फ्रेज स्पीच में वो ऐड कर देते थे। जी जी इसे वर्निकीज करके हमारे इस, और ये बहुत कॉमन है, पेशेंट आपको ऑपरेशन के बाद ऐसे ही मिलेंगे, आप उनसे पूछोगे कैसे हो, हाँ खाना खा लिया था, खाना अच्छा था, खाना ठीक है, अच्छा है, तुम कैसी हो, वो बहुत अच्छी है, ये जो भी उनके वो मन में है वो बोलते जाएंगे। एंड दिस कंटिन्यूस फॉर 1.5 to 2 months ऐसे धीरे धीरे जिसका रिकवर होता है वो रिकवर हो जाता है। ठीक हो जाता हाँ तो रिकवरी प्रोसेस में है, जैसे मैं अभी स्ट्रोक पे जाना नहीं चाहता हूँ फिर से। एक मिथ है कि बाई चांस अगर पैरालिसिस हो जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है कुछ महीनों के बाद, लेकिन अगर अच्छा रिहेबिलिटेशन हो तो पावर धीरे 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 पेशेंट इम्प्रूव करता है, एंड दिस गोज ऑन फॉर इयर्स। स्लो होता है लेकिन गोज ऑन फॉर इयर्स। है। सर ये जो उल्टा जवाब देने की बात आपने करी कि खाना खाया कम पूछने पे वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं सो गया था ये क्या, तो फैमिलीज उस केस में डर नहीं जाते हैं थोड़ा सा इंस्टेंटली? फैमिलीज हमेशा डरते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखो, जो अगर जिसने न्यूरो सर्जरी किया है या जिसे ब्रेन का फंक्शन पता है अच्छे से, या जिन्हें काउंसल करने आता है, उन्हें पता है कि जिस एरिया को वो ऑपरेट करने जा रहे हैं यहीं पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं कई डॉक्टर्स, कि जिन्हें पता है कि ऑपरेशन के बाद उनका क्या डिफेक्ट होने वाला है, वो उनको बता के रखते हैं पहले से कि ये प्रॉब्लम होने वाला है। और जिस ने पहले से ही बता के रखा है तो घर वालों को पता है डॉक्टर साहब ने बोला हुआ है ये सब चीजें, और जिन्होंने जैसे अगर नहीं बताया, काउंसलिंग में ये सब चीजें नहीं आई, उनको लगता है अरे तो नया डिफेक्ट हो गया, इसे समझाना मुश्किल है, उनके मन में डाउट होते रहता है, कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे समय के साथ जैसे इम्प्रूवमेंट आता है तो सारा क्लियर होते जाता है हमको। सर जो स्पाइनल इंजरीज फ्रॉम ट्रॉमा होते हैं क्या वो डायलिसिस पे लीड कर सकते हैं? ऑलवेज ऑलवेज ब्रेन का एक अलग पैटर्न है, पैरालिसिस का स्पाइनल का एक अलग पैटर्न है। ब्रेन का राइट और लेफ्ट है ना? लेफ्ट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सेम स्पाइनल कॉर्ड में भी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इतना पतला है, ब्रेन इतना बड़ा, स्पाइनल कॉर्ड पतला सा है, वहां पर कोई पैथोलॉजी आएगी तो वो राइट और लेफ्ट करके नहीं आता है, वो दोनों को एक साथ इंक्लूड कर देता है। तो ओवर में देखेंगे तो हमको राइट और लेफ्ट वहां दिखता नहीं है। पेशेंट का जो भी लॉस होगा एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे होता है। ओके। जैसे उसका दोनों पैर चला गया, पेशाब नहीं हो रहा है, या उसका कुछ से मतलब उसका मोशन पास नहीं कर पा रहा है, वो स्टूल पास नहीं कर रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। ये कई तरीके के होते हैं, अंदर चाहे ट्यूमर हो या कोई टीबी स्पाइन अगर हो गया हो। टीबी स्पाइन इंडिया में बहुत कॉमन है, कि पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे मैं भी स्किप करता हूँ टीबी स्पाइन को, लेकिन मतलब पहले मैं कॉजेज को एक बार बता दूँ। जी जी। ट्रोमा हो गया, टीबी स्पाइन हो गया, कई बार लंबा डिस्क जो होता है ना, वो भी पैरालिसिस कॉज करता है, एक ही पैर का, लेकिन जिस तरफ का उसने नर्व को डैमेज किया रहता है, क्योंकि वो कॉर्ड से नॉट से नर्व एक ब्रांच में मूव करने लगता है वहां पर। तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग डिफाइन करता है कि कहाँ पर कौन सा डैमेज हुआ है यहाँ पर। और स्पाइन के बारे में अगर मैं बोलूं, देखिए पॉड स्पाइन जिसे हम लोग टीबी स्पाइन बोलते हैं, अगर कोई भी अगर पेशेंट है 2-3 महीने से उसे फीवर आते जा रहा है, हाँ, और हल्का हल्का सा फीवर उसे रोज रह रहा है, उसका वेट लॉस तेजी से होने लगा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में और स्पाइन में कंटिन्यूस एक पेन होने लगा है, तो ये ऐसे कंडीशन में हमको स्पाइन या वो टीबी या घर का कोई कांटेक्ट अगर टीबी वाला पेशेंट के साथ हुआ है, तो हम टीबी स्पाइन को हमेशा अपने दिमाग में सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ टीबी स्पाइन हो सकता है, क्योंकि सेम कैंसर में भी होता है या मेलेनाइटिस में भी होता है उसमें, लेकिन इट्स अ फास्टर प्रोसेस। ओके। कैंसर वाला बने तो सर टीबी में ये समय जो लगता जो नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक है। स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक्स, ये सब अच्छा है, लेकिन न्यूरो सर्जरी में अभी ये सब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, स्पाइन में हम लोग यूज कर सकते हैं। और एंडोस्कोप में ये सब जहाँ पर दूरबीन से हम ब्रेन के अंदर जाते हैं,
अवॉइडिंग द अदर इंजरीज ऑफ द ब्रेन, ये सब चीजें न्यूरो में स्टार्ट हो चुका है। स्टेम सेल थेरेपी इट्स एन ऑनगोइंग अभी प्रोसीजर है, जो अगर किसी का अगर ट्रीटमेंट अगर हो भी रहा है यहाँ पर, तो कुछ कुछ सेंटर्स में उसे स्टार्ट किया है, लेकिन पेशेंट को एज ए सब्जेक्ट बल्कि उसको एनरोल करना पड़ता है उस प्रोग्राम पर। स्टेम सेल इज ऑल अबाउट, जैसे मैंने कोई सेल ले लिया, आपने कभी बचपन में जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, एक ओवम आता है, उसके अंदर वो एग्स बनना है, डिवाइड होना शुरू कर देंगे। उस एग्स के अंदर या जो वो एग बना हुआ है वहां पर, उसके अंदर सारी पोटेंशियल है कि वो हार्ट भी बन सकता है, लंग्स भी बन सकता है, इंटेस्टाइन बन सकता है, सब कुछ। तो हम एक पर्टिकुलर सेल लाइन को लेते हैं जो प्लूरिपोटेंट होता है, जिसे बोलते हैं, जिसके पास अलग अलग सेल्स बनाने की क्षमता है। तो न्यूरॉन्स में भी अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स अलग हो गया, सपोर्टिंग सेल्स है, ग्लाइल सेल्स है, ये सब अलग अलग उसमें सेल्स होते हैं। तो सिर्फ इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, उस सेल लाइन्स को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं जिस जिस काम में चाहिए। कोई नर्व डैमेज हुआ तो नर्व रीजनरेशन के लिए काम आ गया उसमें, कोई नर्व का फंक्शन जहाँ पर मतलब चला गया है तो वो फंक्शन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। और अ, बस ये इसी तरीके उसको अलग अलग फील्ड में हमने ट्राई किया है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, थोड़ा सा रीजनरेशन या पार्शियल इंजरी हुआ है और हमें लग रहा है कि वहां हो सकता है, तो हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी स्टेम सेल को देना शुरू कर दिया है। उसके फंक्शन धीरे धीरे सही लेकिन डेवलप करना, बट दिस इज ऑल अदर इन अभी प्रोसेस में है, वो आएगा। तो मतलब ये तो फिर नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत महंगा हो। स्टेम सेल के लिए वो जाता नहीं है जल्दी जल्दी। देखो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है स्पाइन का, उसके नीचे का सारा फंक्शन चला गया है, कोई भी ये मान के चलता है कि शायद ही कभी ये फंक्शन आ पाएगा। आता है अगर उसने टाइम की ऑपरेशन या ये सब कराया, लेकिन अगर वो एक दो महीने हो गए उसको कोई फंक्शन नहीं है, उसके बाद भी अगर वो ट्राई करेगा, तो अभी इंडिया में उतना डेवलप नहीं हुआ है कि लोग स्टेम सेल और ये सब कुछ समझ पाए, क्योंकि उतना वो बर्डन, वो बेसिक अपना ट्रीटमेंट पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ पर को न्यूरो सर्जन से नहीं मिलते। स्टेम सेल बहुत ऊपर की बात है, आने में बहुत समय लग जाएगा अभी उससे। जी, तो आपके हिसाब से अदर देन स्ट्रोक, जो हमने स्पाइन के बारे में डिस्कस किया, उसके अलावा आपके हिसाब से क्या कुछ बीमारियां हैं जो पब्लिक अवेयरनेस लैक कर रही है अभी फिलहाल कि तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि हाँ पैरालिसिस है तो ही स्ट्रोक है, या कोई मतलब खेल का एज नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ बात करने में भी अगर डिफिकल्टी है ना, तो वो भी हम उसको स्ट्रोक के लाइन में ला सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊं कि जैसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हाँ, और अचानक में मेरा इस साइड में पूरे फ्लैशेस आने लगे और इस तरफ वो अंधेरा छाने लगा, जी, फिर 2 मिनट बाद फिर से नॉर्मल हो गया। तो ये क्या था, ये जब हमारा वेन कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, कभी कभार वहां से ब्लड क्लॉट निकल जो प्लाक्स बोलते हैं हम लोग, उससे एक एबनॉर्मल ग्रोथ हीलिंग प्रोसेस तो बन जाता है, तो वो नेवरिंग क्रिएट करता है, तो वहां से क्लॉट्स निकलने लगते हैं, उसे एम्बोलाई बोलते हैं ब्लड पर। अब जैसे मैं बैठा हूँ और अचानक कोई एम्बोलाई आया और मेरे जो रेटाइनल वेसल से आएंगे उसके अंदर पहुंच गया, तो 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मेरे आंख के सामने कोई रोशनी नहीं है, और अच्छा तो वो फिर से आ गया, वहां से वो आगे पास कर गया सर एम्बुलेंस। ये तो आयरन डेफिशिएंट लोगों को भी होता है मोस्टली, जब वो बैठते हैं और गिर जाते हैं तो ध्यान देना। दैट इज डिजीनेस। वो तो उसका रीजन अलग अलग होता है, जैसे अगर वहां पर कुछ देर के लिए एक ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जब पेशेंट खड़ा होता है तो काफी ब्लड मतलब उसके नीचे पूल हो जाता है, उसे कम करना पड़ता है। ब्लड सप्लाई कम हो तो थोड़ा सा क्या होता है, डिजीनेस आ गया उसको, या तो थोड़ा ब्लड सप्लाई कम, उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन करके बोलते हैं। एक पोस्चर पर खड़े हो तो हाइपोटेंशन हो गया, जैसे डायबिटीज और बाकी और इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट में ये वो अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब पूरा अंधेरा छा गया, फिर उसका एहसास था सुबह फिर से अंधेरा छा गया, तो ये क्या था, ये था कि बॉडी बता रही है आपको कि एक बार क्लॉट आके चला गया है, अगर वो दूसरी तरफ ब्रेन की तरफ गया तो आपका फिर से कंसिस, तो आप अलर्ट हो जाओ और जाके डॉक्टर को दिखा देना, क्योंकि अगर आपने सोचा कि आया और गया, अच्छा कुछ ऐसे ही होगा, तो वो कुछ ही दिन में आपको पूरा स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है। एक
कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ आपने वेलकम मूवी देखी है आपने? जी। डॉक्टर घुंगरू है हाँ उसमें। हाँ हाँ डॉक्टर घुंगरू बीच बीच में कभी ऐसे ऐसे करते हाँ थे हाँ हाँ और लोग उसका गलत समझ लेते थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना? उसे ऐसा कंडीशन कभी और फेशियल ट्विचिंग करके होता है। ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं वहां पर स्टिमुलेट होता है, जो ट्राइगोनल या फेशियल नर्व जो क्रिएट करता है, वहां पर अगर वो दबाव आता है तो वो नर्व स्टिमुलेट होता है वहां पर, उसने मसल्स को वो खींचना शुरू कर देता है। तो इसे बोलते हैं फेशियल ट्विचिंग। तो वो डॉक्टर गोगलो का वो स्पेशली प्रॉब्लम था। आपने मंत्रा को देखा है कभी? रामायण मूवी हाँ देखी है? हाँ हाँ मंत्रा का हमेशा एक आंख बंद रहता था, जी। पता है? कभी आपने देखा है मंत्रा हाँ को? मतलब या वो पुराने टाइम में एक हमारी बूढ़ी हीरोइन थी और उनका हमेशा एक आंख बंद रहता था और वो बातें करते थे। वो एक आंख बंद होना इतना बड़ा, मतलब कि इंट्राक्रेनियल एक बीमारी होती है जिसे एनुरिज्म बोलते हैं। बहुत ही डेंजर कंडीशन होता है जहाँ पर ब्लड वेसल बलून टाइप का फूल जाता है कमजोर होने पे, और जिस दिन ब्लड प्रेशर रेस होता है वो ऐसा फूलता है कि उसे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ऑपरेशन को 4-5 लाख रुपए में जाता है। तो वैसे पेशेंट जो बलूनिंग होता है ना, वो जब थर्ड नर्व को, या एक नर्व होता है जो आई का लेट का कंट्रोल करता है और आई मॉइस्चर कंट्रोल करता है, उसे कंप्रेस कर देता है और वहां से आगे नीचे गिर जाता है। उसे देख के ही हम जान जाते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ, मैक्सिमम केसेस में वही निकलेगा कि उसका थर्ड नर्व इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, अगर उसका ट्रॉमा नहीं हुआ है तो, इंजरी नहीं है डायरेक्ट। ऐसे ऐसे कई केसेस आपको सिर्फ मतलब पब्लिक में देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा इनका अंडरलाइन कॉज कितना ज्यादा ज्यादा है।